तो फर्स्ट ईयर क्लास में आज पढ़ेंगे, अपन लोग पढ़ रहे हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल हो गया था। और ये जो पढ़ रहे थे अपन लोग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया थी या ईएमपी पाथवे था, एम्बिडन मेयरहाफ बर्नस पाथवे, वो ऑक्सीजन या बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति के एक ग्लूकोज 2 पायरुवेक एसिड में टूट जाता है। पायरुवेक एसिड के आगे की कहानी अलग होती है। यदि ऑक्सीजन है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो क्रेब्स साइकिल में जाके पहुंचेगा पायरुवेक एसिड के दोनों ओर। और यदि ऑक्सीजन नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन के किडवन की क्रिया कहलाती फर्मेंटेशन। कुछ बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस जो अनाक्षी श्वसन करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन में अपना जीवन यापन करते हैं, उस क्रिया से वो क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन या किडवन की क्रिया। ये है जो मेन पॉइंट है, फर्मेंटेशन। विदाउट ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ बैक्टीरिया कार्य करते हैं। तो किडवन शब्द का प्रयोग उन सभी क्रियाओं के लिए किया जाता है जिनमें विभिन्न बैक्टीरिया, फंगस के अनाक्षी श्वसन की उपस्थिति में होता है, के द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होकर CO2, एथिल अल्कोहल तथा अन्य दूसरे भिन्न कार्बनिक पदार्थ, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड आदि का निर्माण होता है। फिर से सुन लीजिए, जब पायरुवेक एसिड में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो दूसरी ओर फर्मेंटेशन क्रिया कहलाने लगता है, किडवन की क्रिया कहलाने लगता है, ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में CO2, एथिल अल्कोहल, ध्यान रखना, इसके अलावा एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड आदि बनते हैं। इनका नाम क्या दिया, फर्मेंटेशन विधि से दिया है, किडवन की क्रिया से दिया है। तो अपन लोग जो है फर्मेंटेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, फर्मेंटेशन विदाउट ऑक्सीजन, जिसमें बताया एक ग्लूकोज के टूटने से 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऑक्सीजन में कितनी होती थी, 38 ATP। इसमें 2 ATP का प्रॉफिट होगा अनाक्षी श्वसन में। तो जो फर्मेंटेशन की क्रिया है, इसमें जो पहला है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो पहला पॉइंट दिया है वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में शुरू कहां से किया, CH3COCOOH, ये पायरुवेक एसिड है। CH3COCOOH में ये जो दूसरे एंजाइम या कुछ बैक्टीरिया कार्य करते हैं, पायरुवेक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम कार्य करता है। पायरुवेक एसिड डिकार्बोक्सिलेज इसमें कार्य कर रहा है पायरुवेक एसिड पर, क्योंकि अपन लोग को पता है ग्लाइकोलिसिस से क्या बना था, पायरुवेक एसिड। वह पायरुवेक एसिड से क्या बनेगा, एस्टल्डिहाइड, CH3CH2 + CO2। क्या बनेगा, पहली समीकरण में विदाउट ऑक्सीजन अनाक्षी श्वसन वाले प्रोसेस में एस्टल्डिहाइड बनेगा। अब एस्टल्डिहाइड में फिर देखिए NAD2H, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की क्या होगी, इसमें फिर एक एंजाइम कार्य करेगा, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज से एथिल अल्कोहल बनेगा, C2H5OH + NAD+I। ये पहले एक समीकरण में इसमें क्या लिखोगे, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। किडवन क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्मेंटेशन की क्रिया क्या है, इसमें पहला है पायरुवेक एसिड से एस्टल्डिहाइड बना, और फिर एस्टल्डिहाइड में ऊर्जा खर्च हुई, NAD2H, ये एंजाइम कार्य कर गया, क्या बन गया, एथिल अल्कोहल, C2H5OH + NAD। ये पहला समीकरण किसका हुआ, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। दूसरा देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी शुरू आपको वहीं से करना पड़ेगा, CH3COCOOH, क्योंकि पायरुवेक एसिड बना था, और पायरुवेक एसिड से ही आगे की कहानी होगी। ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज के टूटने से पायरुवेक एसिड बना, तो पायरुवेक एसिड से जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो या तो ये जाएगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, या कहा जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। लैक्टिक एसिड में क्या बनेगा, देखिए लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, जब पायरुवेक एसिड में NAD2H की क्रिया होगी, ये ऊर्जा है, स्टोर है, हमने आपको बताया। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज
एंजाइम्स कार्य करेगा। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज इसमें क्रिया कर रहा है CH3CO COO। यहाँ पर क्या कर रहा था, दूसरा एंजाइम्स कार्य कर रहा था, तो वो क्या बन गया था, एस्टल्डिहाइड। यहाँ पर लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज ने क्रिया किया तो लैक्टिक एसिड C3H6O3 ये लैक्टिक एसिड बन गया। ये क्या बोलेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मतलब उसी का एंजाइम्स कार्य करेगा। लैक्टिक एसिड ये C3H6O3 का निर्माण होगा। ये दूसरी प्रोसेस हो गई, कौन सी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तीसरा है एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एस्टिक एसिड कैसे बनेगा, फिर आपसे शुरू कहां से करेंगे, पायरुविक एसिड CH3COCOO। इसमें फिर देखिए एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया कार्य कर रहा है, जो अनाक्सी शोषण द्वारा जीवित रहता है, कार्य करता है, इसका नाम है एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया। तो क्या बनाएगा, CH3CHO। यहाँ पे भी देखिए CH3CHO एस्टल्डिहाइड बना था, इसमें भी एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CH3CHO + CO एस्टल्डिहाइड बन गया। अब दूसरे समीकरण में देखिए CH3CHO एरो 2 का +HO इधर माइनस, क्या बनेगा, CH3COO। एस्टिक एसिड बन गया CH3COOH। ये जो अपन लोगों को बनाया था एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये 3-4 समीकरण के द्वारा अपन लोग ये सिद्ध करते हैं कि जब पायरुविक एसिड में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, क्योंकि बैक्टीरिया में आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया होती नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया तो होती नहीं है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, ना एंडोप्लाज्मिक होता है, ना गोल्जी बॉडी होती है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो फिर वो अनाक्सी श्वसन द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो उसमें पहले एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और तीसरा क्या हो जाएगा, एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक और है ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन। ब्यूटारिक एसिड का भी है, इसमें ब्यूटारिक एसिड में भी समीकरण नहीं है। पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एस्टोएस्टिक एसिड, और एस्टोएस्टिक से फिर क्रिया होगी और लास्ट में क्या बन जाएगा, ब्यूटारिक एसिड। तो इस प्रकार से इनमें अनेक प्रकार की क्रिया होती है। क्या है ये, फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इसका एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और लास्ट में क्या दिया, ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन। अब इसमें कुछ और अगर आपको जोड़ना है तो फर्मेंटेशन का प्रयोग बहुत समय पहले किया जाता था। पाश्चर के समय ईस्ट पर क्रिया की थी, जाइमेज नामक एंजाइम्स निकाला था। इसी प्रकार से बिना ऑक्सीजन के अनेक क्रियाएं, जाइगोस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, ये सब जो एल्गी फंगस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा प्रोसेस करते रहते हैं, अपनी जनरेशन बढ़ाते रहते हैं, तो केवल अनाक्सी श्वसन के द्वारा ही करते रहते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो इन विभिन्न विधियों से ये कार्य करता है। एथिल अल्कोहल की जरूरत पड़ती है, तो ये किससे बना लेते हैं, पायरुविक एसिड। आर्टिफिशियल एस्टिक एसिड की जरूरत, लैक्टिक एसिड की जरूरत, ये सभी विधियों के द्वारा ये प्रयोगशाला के लिए, क्या किसी अनुसंधान के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, ये सब इसी विधियों से क्या बनाते रहते हैं, एसिड वगैरह का उपयोग करते रहते हैं। उसी के आगे दूसरा टॉपिक है आरक्यू। श्वसन वाले चैप्टर में उसी के आगे अगला टॉपिक है आरक्यू, श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट, रेस्पिरेटरी का आर, क्वाड्रेंट का क्यू, श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक का जो समीकरण होता है आरक्यू बराबर निष्कासित CO2 का आयतन बटे अवशोषित O2 का आयतन। ये समीकरण याद करना पड़ेगा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और आदि का आरक्यू श्वसन गुणांक कितना होता है। तो ये समीकरण है आरक्यू बराबर निष्कासित CO2 का आयतन बटे अवशोषित O2 का आयतन। ये समीकरण या सूत्र याद करना पड़ेगा। निष्कासित CO2 का आयतन बटे अवशोषित। अब ये कैसे करेंगे, अगर अपन को कार्बोहाइड्रेट का मान के चलिए आरक्यू ज्ञात करना है, तो वैसे तो आपको याद करना है कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू 1 होता है। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज वगैरह ये सब आ जाएंगे।
ग्लूकोज का आरक्यू भी एक होगा। कैसे होगा जरा समझ लीजिए। जैसे C6H12O6 प्लस 6O2 क्रिया होगी 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये समीकरण आपने पहले अपन लोगों ने पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन में ऑक्सीशोषण में C6 ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो CO2 H2O और एनर्जी प्राप्त होती है। अब ये सूत्र लगाना है, निष्कासित CO2 का आयतन बटे अवशोषित निष्कासित, तो R बराबर इतना है। निष्कासित CO2 का आयतन 6, अवशोषित O2 का आयतन 6, मतलब 6 का इसमें 6 बराबर दो तो बराबर कितना आएगा? 1। मात्रक नहीं होता इसका, तो ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझा की बात? ये होता है कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू 1 होता है। ऐसे होता है आरक्यू बराबर निष्कासित CO2 का आयतन ये है, अवशोषित O2 का आयतन ये है, तो 1 हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे ये तो हो गया अभी कार्बोहाइड्रेट का। अगर हम फैट का याद करते हैं, फैट का आरक्यू कितना होगा? फैट में तेल वाले पदार्थ आते हैं। इसका समीकरण देखिए। फैट में 2C51H98O6 प्लस 145 CO2 और जिसके आगे 102 CO2 प्लस 98H2। सूत्र यही लगाना है अगर फैट का या तेल वाले पदार्थों का आरक्यू करना है तो आरक्यू बराबर 102 बटे 145 आएगा। 102 बटे 145 क्योंकि निष्कासित CO2 कितनी है? 102 और अवशोषित कितनी है? 145। तो ये सूत्र तो आपको केवल हम एक प्रकार से जानकारी के लिए दे रहे हैं। आपके लिए एग्जाम में तो सीधा आता है, क्या देते हैं? दाल का प्रोटीन, दाल का आरक्यू बताइए, तो दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कहता है सरसों के तेल का आरक्यू कितना होता है, तो फैट का आपको लिखना पड़ेगा। उन्होंने कहा आलू का आरक्यू कितना होता है, तो आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का आरक्यू कितना होता है। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो 0.7। तो फैट का आरक्यू कितना होता है? 145 का 102 में भाग देंगे तो 0.7 आरक्यू आएगा जिसका फैट का। इस प्रकार से समीकरण है। एक और देख लीजिए क्या है। प्रोटीन का आरक्यू कितना होता है? इसी मेथड से प्रोटीन का आरक्यू देख लीजिए। प्रोटीन का आरक्यू डायरेक्ट लिख लीजिए 0.5 से 0.9। ये किसका होता है? प्रोटीन का। 0.5 से 0.9 प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट का कितना? 1। फैट का 0.7 और प्रोटीन का 0.5 से 0.9 के बीच। ध्यान रखना, ये लगभग होता है प्रोटीन का। इसके बाद मांसल पौधे, नागफनी वगैरह, नागफनी माने रेगिस्तान वाले पौधों का, रेगिस्तान वाले पौधों का कितना होता है? 0। कैसे देख लीजिए, 2C6H12O6 प्लस 3O2 gives 3C4H6O5 प्लस 3H2। तो आरक्यू कितना होगा? देखिए कुछ है नहीं, सीधा मैंने कैसे बनाया ना, ये C4H6O5 ये
मैंने कैसे बनाया तो इन्होंने क्या दिया 0/3। 0/3 करोगे तो 0/3 का मतलब क्या हो जाएगा? अगर इसका इसमें भाग देंगे तो इंफिनिटिव भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बात। तो ये किसका है? नागफनी या रेगिस्तान वाले पौधों का आरक्यू होता है। इस प्रकार से अपन लोग आरक्यू का और भी देखिए, अनाक्सी श्वसन में अनंत होता है। अनाक्सी श्वसन करने वाले बैक्टीरिया या जो भी हैं उनका अनंत होता है। शकुलेंट पौधों का 0 होता है। नागफनी रेगिस्तान वाले पौधों का 0 होता है। कार्बनिक अम्ल का 4 होता है। कार्बनिक एसिड का जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, इसका कितना होता है? 4। कैसे होता है ऑक्जेलिक एसिड का? और देख लीजिए लास्ट ऑर्गेनिक एसिड में, ऑर्गेनिक एसिड माने कार्बनिक पदार्थों का आयन देखिए 2COOH twice plus O2 और CO2 plus 2H2। आरक्यू ज्ञात करेंगे तो 4/1 बराबर 4। ये कार्बनिक ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू कितना होता है? 4। ये 4 है, यहां पर 1 है तो 4/1 कर दिया तो 4 आया कि नहीं आया? तो ऑर्गेनिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड एक ही बात है। ऑर्गेनिक एसिड में ही क्या आ जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड, जिसका आरक्यू कितना होता है? 4 होता है। इस प्रकार से विभिन्न पौधे या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ हुआ। इसके बाद नागफनी रेगिस्तानी पौधों का आरक्यू 0 होता है। और अनंत का ध्यान रखना, अनाक्सी श्वसन में आरक्यू का मान इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव होता है किसका? अनाक्सी श्वसन का आरक्यू इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव का सूत्र लगाना, इतने याद आपको करना है। अब इसी के अंत में एक छोटा सा टॉपिक, ऑक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन में अंतर। ऑक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन में अंतर में आपको ये पता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ऑक्सी श्वसन में, और अनाक्सी श्वसन में विदाउट ऑक्सीजन की यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ग्लूकोज के टूटने से ऑक्सी श्वसन में 38 ATP, और इसमें कितनी होती है? 2 ATP अणुओं का लाभ होता है। ये सामान्यतः एरोबिक रेस्पिरेशन सभी जीवधारी में होता है, और ये किसमें होता है? कुछ ही जीवधारियों में होता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन एक्सर्गोनिक है, और ये कौन सी है? अनाक्सी श्वसन एंडर्गोनिक क्रिया है। ये एक्सर्गोनिक है और दूसरी कौन सी है? एंडर्गोनिक क्रिया है। तो इस प्रकार से ऑक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन में 4-5 अंतर कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम पर हम एक और पढ़ेंगे इसमें, एक और जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, ETS भी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और अगला है इसी में श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, इसको अगले टर्न पर लेंगे।